नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। भारतीय जनता पार्टी जहां एक और 3 राज्यों में जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं विरोधी मोदी सहित भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं। सरकार और विपक्ष की तकरार के बीच संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन डीएमके सांसद के हिंदी भाषी राज्यों को लेकर विवादित बयान दिया था। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हालांकि बयान के बाद सांसद ने माफी भी मांग ली थी और लोकसभा की कार्रवाई से डीएमके सांसद के बयान को हटा दिया गया। इधर बीजेपी ने इसे सीधे तौर पर हिंदी भाषी राज्यों के लोगों का अपमान बताया है। अब ये पहली बार नहीं है जब डीएमके नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए हों। इससे पहले इस साल सितंबर में ही तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। स्टालिन ने सनातन धर्म को सामाजिक बुराइयों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इसे समाज से खत्म करने की बात की थी। अब डीएमके सांसद के बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया। पहले सनातन धर्म को खत्म करने वाला बयान और अब हिंदी भाषी राज्यों को अपमानित करना। कहीं न कहीं ऐसा बयान जो दिया गया है तो निश्चित ही घमासान तो मचेगा ही। डीएनवी सेंथिल कुमार का बयान कि इस देश की जनता को सोचना चाहिए कि बीजेपी की चुनाव जीतने की शक्ति केवल हिंदी पट्टी के राज्यों में है, जिन्हें हम आम तौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। सेंथिल कुमार ने लोकसभा में कहा कि बीजेपी दक्षिण भारत में नहीं आ सकती। आप देख लीजिए कि केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में चुनाव परिणाम क्या आया। हम वहां बहुत मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि हमें हैरानी नहीं होगी यदि आप इन सारे राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने के विकल्प पर विचार करने लगे, ताकि आप परोक्ष रूप से यहां सत्ता में आ सकें। आप वहां पैर जमाने का सपना कभी पूरा नहीं कर सकते। पहले डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार का हिंदी राज्यों में बीजेपी की जीत पर दिया विवादित बयान और उसके बाद माफी। अब भले ही बीजेपी ने भी जमकर बयान को आड़े हाथों लिया हो, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। दरअसल विपक्षी गठबंधन आईएनडीआई के अहम साझेदार डीएमके के सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद विवादित बयान दिया था। उन्होंने लोकसभा में कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदी हॉटलैंड में ही जीत सकती है। उनके इस बयान पर बवाल हुआ। हंगामा बढ़ने के बाद उन्होंने माफी भी मांगी है। सेंथिल कुमार ने कहा कि अनजाने में उनके द्वारा दिए गए बयान से यदि लोगों के एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मुझे अफसोस है। उधर सांसद सेंथिल कुमार के विवादित बयान पर बीजेपी के नेताओं ने डीएमके पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ अपने सहयोगी दल के अपमानजनक बयानों से सहमत हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए सेंथिल कुमार ने कहा था कि इस देश की जनता को सोचना चाहिए कि बीजेपी की चुनाव जीतने की शक्ति केवल हिंदी पट्टी के राज्यों में है। अब दक्षिण के नेताओं के विवादित बयानों का असर उत्तर भारत के राज्यों, खासकर चुनाव में साफ नजर आता है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, गौमूत्र पर सियासी गैंगवार। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. Speaker sir, the statement made by me yesterday inadvertently, if it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. And I request the words to be expunged from the and regret. Thank you. आज मैंने एक ट्वीट किया है। ऑस्कर फर्नांडिस राज्यसभा में जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनका बयान है कि मुझे कैंसर था और मैंने गौमूत्र से आश्रम में जाके क्योर हुआ। मैं राहुल गांधी और स्टालिन पिता पुत्र को दोनों को कहना चाहता हूं कि भारत के सनातन की पहचान गंगा गौ हैं
गौ माता भारत सनातन की पहचान है। मजाक करना बंद करो, सनातन को खत्म करना बंद करो राहुल गांधी। डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। जहां तक सवाल है संसद में गौमूत्र छिड़कने का, तो संसद वैसे ही मंदिर है और पंचगव्य मंदिर में प्रयोग होता ही है। ये सब रावण के खानदान के लोग हैं, आसुरी शक्तियां हैं, भारत को बर्बाद करना चाहती हैं, भारत से सनातन को मिटाना चाहते हैं, भारतीय लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, वायनाड का आपको राहुल गांधी जी का बयान निकालना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था। उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करना ये दिखाता है कांग्रेस के लोग एक बार नहीं अनेक बार इसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने की। उसके बाद एक के बाद दूसरे कांग्रेस नेता ने कहा, फिर कांग्रेस के समर्थक डीएमके ने कहा, फिर कांग्रेस के अन्य समर्थक दलों ने कहा, इंडी गठबंधन के लोगों ने, जिनको घमंडिया गठबंधन कहा गया, उनका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है। और मैं तो ये कहूंगा, ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस का डीएमके के साथ रहना जरूरी है? अगर डीएमके ने एक बार नहीं बार बार ये बयान दिए हैं तो क्या मजबूरी है राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की और कांग्रेस की कि इनके साथ रहना जरूरी है? देश को स्पष्ट करें। आखिरकार ये सीधे तौर पर स्पष्ट होता है कि ये इन दोनों ने मिस्टर राहुल जी और सोनिया जी ने सीधे तौर पर आशीर्वाद दिया है अपने गठबंधन के नेताओं को, देश को तोड़ने का जो बीज बोना है उसके लिए। देखिए, जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो एक तरफ हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे बोल देते हैं। मतलब संसद के अंदर मुझे लगता है कि एजुकेटेड हैं, यदि आप सांसद हैं तो आपको पता होगा, या फिर आप बोल देते हैं, बाद में आप अपोलोजाइज कर रहे हैं, जब विरोध होता है तो आप माफ़ी मांग लेते हैं। ये तो वो वाली बात हो गई कि आप किसी दिग्गज को एक मर्यादा में जहां होना चाहिए वहां आप किसी को तमाचा मार देंगे और फिर माफ़ी मांग लेंगे। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये कोई छोटे बच्चे का कृत्य तो नहीं है कि कह दिया और पता ही नहीं है उसके बारे में तो बस कह दिया। आपने जो कुछ भी कहा, आपने तुलना कर दी है उन स्टेट्स की और इस तरह से बातें करी है कि साउथ में तो कभी हो ही नहीं सकती हैं, बीजेपी कभी हो ही नहीं सकती। देखिए, वो एक आपने राजनीति के स्तर से जो बोला सो बोला, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? और लगातार ये उसी तरफ से ये तमाम चीजें क्यों आती हैं? कोई दिक्कत परेशानी है क्या? अच्छा, पलटवार जो आया है बीजेपी का, उसमें डीएमके तो एक तरफ है, कांग्रेस को सबसे ज्यादा आड़े हाथों लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो INDIA इंडिया गठबंधन है उसमें ये उनका हिस्सा बनेंगे। तो उन्होंने सीधे पूछा है कि कांग्रेस इसका क्या समर्थन करती है। और यही तमाम बातें जब MK स्टालिन की तरफ से ये तमाम चीजें जब आई थी तब भी यही बात हुई थी और उसमें बहुत सारी अलग अलग प्रतिक्रिया सुनने को मिली थी। किसी ने कहा ऐसे ही कह दिया, किसी ने कहा ये मतलब नहीं था। आखिर इन सब बयानों के क्या मायने हैं? और इस तरह की बातें करने के बाद भले ही आपने माफी मांग ली हो, लेकिन ये ठीक नहीं था। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनिल गोयल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मयंक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। मयंक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए लोकसभा सचिव रीना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। रीना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक सुनील त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर RP श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। RP श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मयंक जी आपसे, और चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि जो स्टेटमेंट आया, जो बीजेपी को पलटवार करना था, उसमें सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सहयोगी इंडिया गठबंधन में ये हैं। मुझे एक बात बताइए कि आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं? पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूछने का मौका दिया मुझे। देखिए, इससे पहले MK स्टालिन ने एक बयान दिया था सनातन को लेकर। मैंने जब पुरानी डिबेट करी थी तो मैंने उसमें भी बोला था कि सनातन का कोई भी मजाक बनाए, किसी भी तरीके से सनातन को कम दिखाने की कोशिश करे, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और आज भी मैं यही बोलूंगा, जिस तरीके से DMK के सांसद ने बोला है, वो घटिया भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है। और मुझे लगता है कि कुछ सोचे या ना सोचे, लेकिन
एक गठबंधन होने के नाते, इंडिया गठबंधन होने के नाते कांग्रेस पार्टी इस पर विचार करेगी कि ऐसे लोगों को साथ रखना है या नहीं है। दूसरी बात, आपने हिंदी भाषी और भाषा दक्षिण राज्यों की बात करी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी भाषा में कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर है और दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। तो इस चीज को हमें इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि भारत को बांटने की कोशिश हो रही है, बल्कि इस तरीके से देखना चाहिए कि जैसे हम राज्य की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा आ गई, हिमाचल में कांग्रेस आ गई, तो इस तरीके की बात करते हैं। राज्य की बात करते हैं तो राज्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे है, और इससे कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मेरे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय हमारे क्षेत्र के पुराने नेता रहे हैं गोयल साहब, उनको भी ये बात मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि दक्षिण भारत में बहुत कमजोर दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कौन कहाँ कमजोर है, क्या चीजें हैं, बहुत सारी चर्चाओं में ये बात सामने आई है, लेकिन लगातार जिस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, ये क्या ओवर कॉन्फिडेंस है साउथ के लीडर्स का, मैं बोलूं, क्योंकि ये दूसरी बार हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना क्या ओवर कॉन्फिडेंस में आप किसी को कुछ भी कह देंगे क्या? हम तो अपने यहाँ की राजनीति में आप देख लीजिए ना, क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ठीक होता है? किसी को कुछ भी कह देना, उसका मतलब क्या होता है? और आप संसद के अंदर कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब आमतौर पर तो दिग्गजों को मैंने देखा है कुछ भी उलझुल बात करते हैं, भाषा का, राजनीति का स्तर कहाँ चला गया हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इस तरह की बात कर दें। आपने सिर्फ मुझे लगता है किसी एक चीज के लिए ये बात नहीं बोली है, आपने पूरे सनातन धर्म और उससे जुड़े जितने भी करोड़ों हैं लोग, मुझे लगता है उनकी भावना को ठेस पहुंचती है, और ये पिछली बार भी हुआ था। तो क्या एक माफी से, एक अपोलोजाइज करने से हो जाता है? यहाँ का कोई लीडर यदि वहां उठा के इस तरह की बातें कर दे, उनके लिए बोल दे, तब क्या होगा? फिर तो बहुत शोर शराबा हो जाएगा, हल्ला हो जाएगा, ना जाने क्या क्या हो जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा सा एक सोचने का विषय है। अनिल जी, बीजेपी ने, रुचि जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अनिल जी, मेरा नाम राखी है। राखी जी, हाँ। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो शर्मा जी ने कहा है सनातन धर्म के बारे में, ऐसे लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की सोच ये है, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बात को नहीं समझ रहा, इसलिए कांग्रेस की हालत ये हो रही है। आज ये जो इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी के बेटे सनातन धर्म को गाली देने वालों का समर्थन कर रहे हैं। दूसरा, जिन्होंने सनातन धर्म की गाली दी वो आज भी इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं। अगर वो नीचे के कार्यकर्ताओं की भावना समझ लेते और डीएमके के साथ नाता तोड़ देते तो आज कांग्रेस कटघरे में खड़ी नहीं होती। कांग्रेस कटघरे में खड़ी इसलिए है कि वो आज भी डीएमके इनके गठबंधन का हिस्सा है। और निश्चित तौर पर जैसे अभी हमारे अनुराग जी ने कहा था कि पहले राहुल गांधी ने बोला, फिर उनके नेता ने बोला, अब उनके समर्थक दल बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कंफ्यूज है और वो हिंदुस्तान के आम लोगों की नब्ज को नहीं पकड़ पा रहा है, जिसका परिणाम ये है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जैसे राज्य जीतते हैं वैसे राज्य नाम लेना चाहिए, उत्तर दक्षिण नहीं करना चाहिए। तो अगर उत्तर दक्षिण बांटा है तो भी इनके समर्थक जो दल हैं डीएमके वो कह रहे हैं कि दक्षिण में भाजपा नहीं आ सकती, दक्षिण में भाजपा एक्टिव नहीं हो सकती। अब जबकि वहां पर कम से लगभग 20% वोटर हमारा है, वहां पर जिन्होंने हमें वोट दिया है, लोकसभा के सांसद हमारे वहां पर हैं, विधानसभा में के सांसद हमारे वहां पर हैं, और निश्चित तौर पर हम वहां पर कहीं ना कहीं साझेदारी में सरकार भी चला रहे हैं। इस सबके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि दक्षिण में भारत की एंट्री नहीं हो सकती। तो उत्तर दक्षिण बीजेपी नहीं कर रही है, उत्तर दक्षिण भी इनके डीएमके के सदस्य ही कर रहे हैं जो इनकी इंडी के गठबंधन में शामिल है। तो निश्चित तौर पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व अपने नीचे के कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो जमीन में काम कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को ही नहीं समझ पा रही है, तो आम जनता की क्या सोच करेगी? आम जनता की तक कहां तक पहुंचेगी जो अपने कार्यकर्ताओं पर नहीं पहुंच पा रही है। और मैं शर्मा जी को साधुवाद देता हूं कि बिल्कुल साधुवाद देता हूं कि उन्होंने चैनल पर बैठ करके ये बहुत बड़ी बात करी है, इससे पहले भी उन्होंने कहा है, और हम ऐसे कार्यकर्ताओं को नमन करते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं हम स्वागत करते हैं जो कम से कम अपनी बात को मजबूती के साथ रख सके। पार्टी शीर्ष नेतृत्व अगर गलत है तो उसको आईना दिखाने का काम जो शर्मा जी ने करा है, निश्चित तौर बधाई के पात्र है, और शीर्ष नेतृत्व को आईना दिखना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व को आपको ठीक करना चाहिए। ठीक है अनिल जी। रीना जी,
इस स्टेटमेंट को किस तरह से लेती हैं? राजनीतिक है, नहीं है, बोलने का कुछ और मकसद था, टारगेट करना है, स्टेट वाइज पॉलिटिक्स करना है, या फिर उसका मकसद कुछ और था? देखिए, जैसा कि पॉलिटिक्स में ये बात तो बहुत आम है राजनीति में कि कुछ भी अगर निकला है मुंह से तो उसको तुरंत जो है तिल का ताड़ बना दिया जाता है। ये एक राजनीति में उसूल है, वो बन गया है बिल्कुल। मगर ईश्वर ने दिमाग ऊपर दिया है, मुंह बाद में दिया है कि पहले सोचिए और फिर बोलिए। तो मैं तो ये सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से बोलना चाहूंगी कि पहले सोचा कीजिए और फिर अपने कमेंट दिया कीजिए। मैं तो सभी के लिए बोलूंगी कि एक दूसरे के लिए अभद्र शब्दों का जो इस्तेमाल में हम राजनीतिक स्तर पे बिल्कुल गिरते चले जा रहे हैं। हिंदुत्व तो खतरे में आ गया है, सनातन खतरे में है, मतलब कहाँ जा रहा है हमारा देश। आज हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, चांद पे जाने की बात कर रहे हैं और हम अपने ही हिंदुस्तान को बांटने की भी बात कर रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, कभी भी, रोज नित्य प्रायः एक ही स्टेटमेंट आते हैं कि हमारे हिंदू खतरे में है, हमारा सनातन खतरे में है। मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके हम लड़ाई लड़वाएं? यही मैं कह रही हूँ कि राजनीतिक दलों ने आजकल पूरी तरीके से हर बात को तिल का ताड़ बना दिया है और किस तरीके से देश में अशांति हो। कहीं कोई शिक्षा की बात नहीं हो रही, किसी तरीके के रोजगार की बात नहीं हो रही, किसी तरीके के नए उद्योग धंधे लाए जाएं जिससे कि हमारे युवाओं को नए नए रोजगार करने को मिले। आप जापान देखिए, आज समुद्री उसमें वो ढह जाता है बिल्कुल और तीसरे दूसरे महीने से वो खड़ा हो जाता है। मगर हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? हम हर चीज पर राजनीति कर रहे हैं, हर बात पर राजनीति, और राजनीति भी अच्छी नहीं, ओछी राजनीति कर रहे हैं। तो मेरा सभी सांसदों से, सभी विधायकों से, सभी राजनीतिक दलों के एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि देश में एक तो शांति बनाए रखें, ये बंटवारे जाति, धर्म, क्षेत्र इसमें ना बांटने की कोशिश करें। हम एक चुनाव लड़ने जाते हैं तो हम देश में चुनाव काम की राजनीति पर लड़े, हर पार्टी सिर्फ काम की बात करे। ये जो अनर्गल बातें हैं इनको ना तो फैलाए और ना ही इनको तूल पकड़ाए। मतलब एक के मुंह से निकला कुछ और उसके बाद उनके बयान, फिर उसको सनातन खतरे में, फिर ये क्या है? ये हम कहां, किस दिशा में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दलों के अपने अपने लोगों को कहां ले जा रहे हैं? किस स्तर पर दिन पर दिन राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। और आप इसका राखी जी, एक मतलब बहुत कहने की शर्म की बात है कि आपने कभी सुना होगा पुराने जमाने के जो नेता होते थे, जनता के दिल में उनके लिए सम्मान होता था। अगर वो पहुंच जाते थे तो वो दिल से निकलते थे उनके लिए सत्कार करने। ये नहीं होता था कि आज हमारा नेता आने वाला है तो पहले ही हम माला पहुंचवा देंगे, पहले ही ढोल ताशे पहुंचवा देगा नेता, पहले ही सारा वहां कौन आदर सत्कार करेगा, कौन माला पहनाएगा, कौन। ये ढकोसला है। हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? दिल से सम्मान दिल से होता है जनता का, तो दिल में जगह बनाइए जनता के। ये जनता खूब अच्छे से जानती है कि आप हमें बांट रहे हैं, आप हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो चलिए धर्मों को लड़ा रहे थे, अब तो भारत को ही आप उत्तर और दक्षिण में करने लग गए। तो कृपया करके इन सब अनर्गल बातों को अगर किसी के मुंह से निकल गया तो उसको वहीं खत्म कीजिए, उसको इस तरीके से बढ़ा के और उसका प्रचार प्रसार और उसमें नमक मिर्च मत लगाइए। देश को में शांति बनाए रखिए, काम की राजनीति कीजिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाइए, क्योंकि जब तक देश शिक्षित नहीं होगा तब तक हम देश के विकास की बात नहीं कर सकते हैं। हम अपने उद्योगों की बात करें ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, महिला सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा मिले, हम अच्छे संस्कार दें बच्चों को ताकि जो ये रोज नित्य प्रायः बलात्कार छेड़छाड़ के किस्से हो रहे हैं वो ना हो। ठीक है रीना जी, हमारी महिलाएं बेटियां सुरक्षित रह सकें। सुनील जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं आज स्टेटमेंट्स पर फोकस हूं क्योंकि जिस तरह से गौमूत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया, मुझे लगता है उसको जो स्टेट से कंपेयर करके जो स्टेटमेंट दिया गया है, मतलब बहुत ही भद्दा सा था, इसीलिए शायद उसको रिकॉर्ड से भी हटवाया गया है। उन्होंने अपोलोजाइज भी किया है, लेकिन क्या इस मानसिकता को क्या दर्शाता है? एक सांसद हैं, मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टि से टारगेट कर लिया, कह दिया, क्योंकि आदमी या कोई भी इंसान होगा बोल तभी रहा है जब वो वैसा सोच रहा है, उसके दिमाग में है। और आप ऐसा भी नहीं कि कहीं और, आप संसद के अंदर बोल रहे हैं। तो धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में होने के बावजूद भी
अपने मान सम्मान, आत्मसम्मान और सनातन सम्मान में खड़े तो हैं, और इनके शीर्ष नेतृत्व से मेरा एक सवाल है कि राहुल गांधी क्या हैं? आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही सुनील जी, काफी नॉइस आ रहा है। जरा आपकी मेरी तरफ तो आपकी आवाज बढ़िया आ रही है। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इनका शीर्ष नेतृत्व देश सामने स्पष्ट करे कि ये सनातनी है या पारसी है, ये क्या है। आप जब चुनाव समय आता है तो जनेऊ पहन के मंदिरों में घूमना शुरू कर देते हो, हम हिंदू हैं, और आपके नेता, आपके सहयोगी दल के नेता सनातन को कहीं झींगुर, कहीं मलेरिया और कहीं आप बचा कुचा गोमूत्र पे आ गए। ऐसे बयान आप दे करके 120 करोड़ हिंदुओं के दिलों को चोट पहुंचा रहे हैं, और मैं इनको अपने व्यक्तिगत उसमें भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि इनको माला पहनाएं। जब राखी जी चुनाव आता है तो इनके ऐसे बयानों से ही नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक क्षेत्र बढ़ जाता है और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ बढ़ जाती है। कभी आप देखिए चौकीदार चोर है, कभी ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं कि अगर देश की जनता इनके साथ खड़ा होना भी चाहती है तो नहीं खड़ा हो पाती है। कभी कहेंगे राम सेतु काल्पनिक है। इस तरह के जो बयान दे करके सनातन धर्म पर चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। और मैं इनसे कहता हूं एक बार जरा किसी और धर्म के बारे में देख ले, अगर हैसियत रखते हो। फिर सांसद हैं राखी जी, सांसद जी की एक गरिमा होती है, और सांसद 140 करोड़ लोगों की आत्मा है, वहां आप इस तरह बयान दे रहे हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं, और जो बयान देता है राखी जी उसके हृदय की वो बात होती है। और जैसे हमारी बहन जी ने कहा कि तिल तल नहीं बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए? आप कब तक सनातनियों को गाली दोगे इस देश में? और देते रहिए गाली। एक दिन ऐसा आ जाएगा, अभी तो हाशिए पे आए हैं, आप हाशिए भी नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हर चीज सनातनी बर्दाश्त कर लेता है और बर्दाश्त किया है। हमारे सनातन को मुगल नहीं खत्म कर पाए, अंग्रेज नहीं खत्म कर पाए, तो आप क्या हैसियत सनातन खत्म कर दिया जाए। और जिस भले ही आलोक शर्मा जी को बुरा लगे, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो उत्तर दक्षिण राजनीति चल रहे हैं विपक्षीगण, ये देश के लिए और अच्छी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है। अरे बंगाल में देखिए भाजपा कहाँ थी, कहाँ पहुंची। देश हमारा इतना बड़ा है कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भाजपा 0 से 100 पे आ रही है, 90 पहुंच चुकी है, और आप 90 से 5 पहुंच रहे हैं। इसका मतलब देश की जनता आपकी बात सुनना नहीं चाह रही है। और अगर सुनती होती तो देखिए अभी राजस्थान में तत्काल चुनाव हुए और उसका परिणाम देखा इन्होंने, वहां भी ऐसे ऐसे बयान दिए गए राजस्थान से राखी जी, जो हिंदू सनातनी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसे नेता पहुंच गए हैं अखिलेश जी के वहां, जो आगामी 24 चुनाव में इनके लिए भी, अखिलेश जी के लिए भी घातक होंगे। देखिए मैंने तो इस चीज को माना है, ठीक है सुनील जी। देखिए मैंने शुरुआत में ही अपनी चर्चा में एक बात कह दी थी कि कोई छोटा सा बच्चा नहीं है जिसको समझ नहीं है कि उसने कुछ कह दिया या उसको मतलब नहीं मालूम। वो सांसद हैं, और वो एक सड़क पे या कहीं किसी से बातचीत में नहीं कह रहे थे कि उन्होंने कह दिया राजनीति है तो मजाक चल रहा है। उन्होंने संसद में ये चीज बोली है, और फिर ये स्टेटमेंट्स इस तरह के पहली बार नहीं है। इसके पहले कुछ और बोला गया। मुझे समझ नहीं आता क्यों आप सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। आपके पास राजनीति करने के लिए, संसद में उठाने के लिए मुद्दों की कमी है क्या? आप लोग क्यों इस तरह की बात करते हैं? यहाँ पे मयंक जी ने एक्सेप्ट किया कि निश्चित तौर पर इस पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से विचार करेगी कि जो लोग हमारे साथ गठबंधन में हैं, हम इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि देखिए डीएमके की तरफ से ये तमाम चीजें आई है, लेकिन बीजेपी के निशाने पर कौन आई? कांग्रेस, क्योंकि इंडिया गठबंधन में मुख्य रूप से कांग्रेस और उनके साथ तमाम दल, तो निश्चित तौर पर वो तो कहीं ना कहीं घिरेंगे। दूसरी बार हो रहा है तो नुकसान क्यों नहीं होगा? तो ये तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन मंथन का विषय है। आरपी श्रीवास्तव जी, आप क्या कहेंगे? देखिए राखी जी, इस तरह के बयान जब संसद में आते हैं और जिससे कोई एक जो उत्तर भारत के लोग, और आपने पूरा सीधे सीधे टारगेट किया है गोमूत्र को लेकर के, इनको जो गोमूत्र प्रदेश घोषित कर दिया है, तो निश्चित रूप से बयान बहुत गंभीर है। और हमें लगता है कि अभी प्रमोद कृष्णन जी का एक बयान में देख रहा था, उन्होंने भी इसकी भर्त्सना की, कांग्रेस के नेता हैं, और अभी हमारे प्रवक्ता ने भी इस बात को कहा। तो कोई भी हिंदू और कोई भी व्यक्ति इस बात को तो गंभीरता से लेगा। एक बात
दूसरी बात यह कि जहाँ से उत्तर दक्षिण करने वाली बात है, आप देखिए पूरा देश तो एक ही है, कोई उत्तर दक्षिण नहीं। हालांकि पहले भी इस तरह की बातें आती रही हैं दक्षिण भारत से, उत्तर भारतीयों के साथ बहुत सारे जो है, अभी बीच हाल में एक घटना हुई थी जहाँ पर उनके साथ एक तरह से मारपीट हुई, या अभी आप पिछले कई, अभी तो नहीं लेकिन बहुत साल पहले अगर हम जाते थे तो लगता था कि उत्तर और भारत, उत्तर दक्षिण का एक अंतर दिखता था। धीरे धीरे जो है पूरा देश एक दिशा में चल रहा है। ऐसे समय में ये बयान आना एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, जहाँ तक रहा कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व के सोचने का सवाल, मेरा ये कहना है कि ये जो है ये दूसरी बार है कि इस तरह के बयान आ रहे हैं, मतलब डीएमके के नेताओं द्वारा। पहले स्टालिन के बेटे उदय स्टालिन ने दिया और अब जो है एक सांसद ने दिया। अब आप ये बयान आते हैं, अभी गठबंधन तो हमको लगता है कि बड़ी मैच्योर स्थिति में नहीं है। हो सकता है कि गठबंधन में से कांग्रेस अपने आप को अलग भी कर ले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फ़िलहाल जिसने बयान दिया उसने माफ़ी मांगा सदन में, और सदन की कार्रवाई से उसको हटा भी दिया गया। इसके पहले भी एक जो है बीजेपी के नेता ने बड़ा विवादास्पद बयान दिया था, उसको भी हटा लिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए अगर इस अलायंस में घटक दल हैं, लेकिन उसका सीधा असर किसके ऊपर पड़ता? कांग्रेस के ऊपर पड़ रहा है। कांग्रेस चूंकि एक बड़ा दल है और जिसके सहयोगी संगठन है, अगर ऐसे बयान आएंगे तो कांग्रेस को निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को और भी फायदा ही हो रहा है उत्तर भारत में, कि ऐसे लोगों को, मतलब सनातन के नाम पर लोगों को लामबंद किया जाए। पिछले चुनाव में भी देखिए, चूँकि सनातन पर जो भी एक तरह से बयान आएंगे जो विपक्ष के द्वारा, तो उसका फ़ायदा सीधे सीधे भाजपा को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के बयान दे करके निश्चित रूप से दक्षिण भारत से और एक डीएमके जैसी जिम्मेदार पार्टी ने पूरे हिंदू समाज को आहत किया, सनातन धर्म को आहत किया, और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर होता है तो देश की एकता के लिए एक सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अनिल जी, एक मिनट चलिए, मैं आऊँगी। मयंक जी, मैं इसलिए पहले आपके पास आना चाह रही हूँ दोबारा से भी, क्योंकि यहाँ पे 2-3 बातें बड़ी आई हैं। जैसे कि सुनील जी ने भी कहा, आरपी श्रीवास्तव जी ने कहा, मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि ये कांग्रेस के लिए थोड़ा सा बड़ा मुश्किल टास्क है। आपने ज़रूर एक्सेप्ट किया है, राहुल गांधी हो सकता है इसको गंभीरता से लें और लेना भी चाहिए, लेकिन ये भी तो हम देखें कि जो पिछली बार स्टेटमेंट से कौन सी बहुत बड़ी फटकार लग गई या बहुत बड़ा कुछ हो गया, आगे होगा कि नहीं होगा, ये मुझे लगता है थोड़ा सा अभी क्योंकि ये मामला हुआ है, भले ही उन्होंने अपोलोजाइज किया हो, लेकिन मुझे लगता है इस पे एक स्टेटमेंट उनका होना चाहिए। क्योंकि जब दिग्गज खुद कह दें कांग्रेस के कि ये गलत है, तो फिर वो घटक दल में होंगे नहीं होंगे, अलायंस में होंगे नहीं होंगे, ये पहले समझाया जाए कि 24 का इलेक्शन लगा हुआ है। और कांग्रेस हमेशा कहती आई है कि 23 का पूरा इलेक्शन धर्म की राजनीति पे कर लिया, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और राम मंदिर के मुद्दे को इतना वो बनाया। तो जब पता ही है, जब आपको लगता ही है ऐसा है, तो फिर उससे थोड़ा बच के चलना होगा ना। राखी जी, सबसे पहले आपने बोला कि हमारे दिग्गज आके ये कहने लग जाएं कि डीएमके के सांसद ने गलत बोला, तो हमारे आचार्य जी ने अभी अपनी बात रखी और उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि सनातन को किसी भी तरीके से गलत बोलना, अपशब्द बोलना कोई स्वीकार्य नहीं है और हमारा आला कमान इस पर कोई फैसला जरूर लेगा। और दूसरी बात, कांग्रेस और सनातन के बारे में बार बार बात होती है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। राजस्थान में गाय के गोबर को 2 रुपए खरीदने के माननीय अशोक गहलोत जी बोला, गाय के लिए गौशाला बनाने का कार्य, जो गली गली में गाय घूमती थी, उनके लिए अशोक गहलोत जी ने बोला। तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करना बहुत गलत है। सबका अपना अपना धर्म होता है और हमें उस धर्म को मानना चाहिए, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में किसी ने काफी गलत नहीं बोला। सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी को बोला गया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, और इससे पहले नरेश अग्रवाल जब वो समाजवादी पार्टी में थे, उन्होंने एक बयान दिया, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में गए, तो वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने बहुत बेहद गलत शब्द का इस्तेमाल किया था,
तो मुझे ये जानना है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से तो सफाई मांगती है, लेकिन जहां बात आ जाती है अपने बारे में तो कहती है राम मंदिर बनवा रहे हैं। अरे राम मंदिर आप नहीं बनवा रहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनवा रही है, उसके बारे में बात मुझे नहीं करनी। मुझे बात करनी है सनातन। अब बार बार सनातन सनातन की बात कर रहा हूं, तो मैं मान रहा हूं कि देश में जो भी सनातन, जो भी हिंदू धर्म है, वो सनातन को मानता है, और हमें दिखाने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सनातन की रक्षा करती है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी करती आई है। ठीक है, देखिए मैं जितना समझ पा रही हूँ मयंक जी, क्यों एक मैसेज देने की ज़रूरत है सहयोगियों को, वो इसलिए है क्योंकि यदि सनातन की बात आ रही है, एक बात है, देखिए है तो पूरा भारत देश ही, स्टेट्स अलग अलग हैं, स्टेट्स की स्ट्रैटेजी अलग अलग है, सबके अलग अलग त्योहार होते हैं। कल को आप किसी से कह दें कि दीपावली मनाने वाले ऐसे होते हैं, आप किसी और स्टेट वाले को कुछ और कह दें, तो हंगामा तो होगा ही, क्योंकि जब दीपावली मनाने वाले आपको नहीं कह रहे हैं तो आप किस अधिकार से कह रहे हैं? आप कुछ और बात करिए। और फिर दीपावली मनाने वालों के साथ वो सहयोगी हो जाएं यदि, तो फिर निश्चित तौर पर जो दूसरे दल हैं वो सबसे पहले जो दीपावली मनाते हैं उन पर सवाल करेंगे। मैंने एक उदाहरण के तौर पे देखिए ये लिया है, क्योंकि इस कहानी को बहुत अच्छे से हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरी बार हो रहा है। 24 का इलेक्शन है, यदि ये चीजें ऐसे ही आती रहेंगी तो ये नुकसानदायक कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए होंगी। क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, डीएमके ने कहा पिछली बार स्टालिन की तरफ से आया, काउंटर कौन हुआ? कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस निश्चित तौर पर बड़ा दल है आपका। अब मेन तो पूरे देश की राजनीति में हम देख लें, और मुझे लगता है तमाम दल हैं, लेकिन कांग्रेस तो बहुत पहले से है। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने धीरे धीरे ग्रो किया और आज वो कहाँ पहुंची है। आम आदमी पार्टी अपनी जगह पे है, लेकिन जो एक स्टार्टिंग से हम समझे तमाम चीज़ों को, तो फिर तो काउंटर होना ही है। तो 24 में ये दिशा बिल्कुल भी ना बने, उस चीज़ को रोकने के लिए। अब देखिए ये तो मैं व्यक्तिगत चली जाऊँ कि जो सांसद हैं, जो दिग्गज हैं, वो थोड़ा सा सोच समझ के बात करें तो ये चीज़ें ही क्रिएट ना हो। माफी मांगने से क्या हो गया? ठीक है, आपने माफी मांग लिया, अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं होता ना। ये तीसरी बार हो गया, हो सकता है 2-4 दिन में फिर कोई कुछ कह दे, हो सकता है उस पर पलटवार में कुछ और कह दे, कोई समर्थन ही कर दे। पिछली बार तो बहुत लोग समर्थन कर रहे थे कि उनका ये मतलब नहीं था, उन्होंने जो कहा बहुत अच्छा कहा, स्टालिन ने बहुत अच्छा कहा। यहां पता चले इनकी बातों का होने लगे कि कहा तो कहा। तो ये चीजों को थोड़ा सा बचा के चलना होगा। अनिल जी, एक बात बार बार आती है, भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म से जोड़ा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बार बार आप पे जो बात आती है धर्म की राजनीति करने की, मुझे लगता है कांग्रेस कहती है कि हम क्या सनातनी नहीं हैं, या हम क्या मानते नहीं हैं, या आप बार बार पूरा क्रेडिट राम मंदिर का ले लेते हैं, या आप ही लोगों पर एक ठप्पा लगा हुआ है हिंदू धर्म की राजनीति करने का। मतलब आप यदि भगवान राम पूछते हैं तो क्या कांग्रेस नहीं पूछती है? ये सवाल बहुत बार आता है चर्चाओं में, क्योंकि वो कहते हैं करते हम भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करती है। राखी जी, सबसे पहली बात तो चुनाव आते जाते रहेंगे। 2024 का चुनाव है, बाद में फिर लोग विधानसभा चुनाव आएंगे, फिर लोकसभा चुनाव। चुनाव होना, आना जाना एक अलग विषय है। सबसे बड़ा विषय है कि हमारे धर्म को गाली देना। आज आचार्य जी का भी जो बयान है, उनकी आत्मा पीड़ित है, वो भी लाखों कार्यकर्ताओं की श्रेणी में है, और उन्होंने अपना जिस तरीके से मयंक जी ने कहा है, मैंने मयंक जी के बयान का समर्थन करा, इसी तरीके से मैं आचार्य जी का भी मतलब सलूट मारता हूं कि उन्होंने बड़े दमदार तरीके से अपनी बात रखी है। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इस विषय पर चुप है। अगर कांग्रेस नेतृत्व इस विषय पर बोलता तो पहले जब सनातन धर्म को गाली दी थी, और उसके अंदर कांग्रेस ने शीर्ष नेतृत्व यानी खड़गे जी के बेटे ने उसका समर्थन करा था, यानी खड़गे जी के बेटे जी तक अगर समर्थन कर रहे हैं तो इसको कांग्रेस का समर्थन माना जाएगा, कोई किसी और का समर्थन नहीं माना जाएगा। और मैं ये बात खुद कह रहा हूं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं की चिंता नहीं कर रहा। एक बात। दूसरी बात, ये दक्षिण भारत में एंट्री की बात कहते हैं, मैं ये कहने के लिए दावे के साथ कहता हूं कि आज की डेट में भी दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा सांसद हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। कांग्रेस के सांसद भी दूसरे नंबर पर है। जो पार्टी आज भी दक्षिण भारत में सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के बारे में कहें कि उनकी एंट्री नहीं होने देगी, उनकी एंट्री ही नहीं है, तो ये उनको गलत फहमी के शिकार है। दूसरी बात क्या है कि चोर है चौकीदार, चोर चौकीदार का नारा भी इनके शीर्ष नेतृत्व ने क्या है, यानी जो लाखों करोड़ों चौकीदार हैं जो बेचारे किसी तरीके से गुजर बसर करके अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं, आप उनको चोर कह रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को चोर कहो ना, आप भारतीय जनता पार्टी को चोर कहो ना, आप अफसरों को चोर कहो ना, लेकिन जो चौकीदार, जो करोड़ों चौकीदार जो बेचारे रोजी रोटी कमाने, आप एक तरफ गरीबों के समर्थक की बात करते हैं
और एक तरफ गरीबों को चोर बताते हैं। ये इनका सोच का दिवालियापन है, कांग्रेसी सोच का दिवालियापन है, वो सामने साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, एक बात बताओ, अभी तक भी कांग्रेस अपने आप में ये तय नहीं कर पा रही है कि हमें राम भक्तों की खिलाफत करने वालों के साथ चलना है या राम भक्तों को समर्थक के बाद चलना है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, आज इनके गठबंधन में शामिल है। राम सेतु को, राम जी के पात्र को काल्पनिक कांग्रेस ने कहा, राम सेतु के अस्तित्व को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं करा। अगर कांग्रेस राम भक्त है, अगर आप पुराने इतिहास में जाएंगे तो आपके भी कई इतिहास हैं के बारे में मैं अभी बात भी कर रहा था। बिल्कुल बोलना मैं इनसे बिल्कुल बोलना, मैं ये बात कह रहा हूं कि जब आप कांग्रेस जो है, जो एक तरफ जनेऊ लेकर के पहन करके मंदिरों में जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, और मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहा हूं, हिंदू समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहा हूं कि आज बाकी राजनीतिक दलों को भी हिंदुओं के मंदिर में जाने का समय मिलने लगा। कल तक ये मस्जिदों से फतवे जारी कराते थे, आज अगर ये राम भक्त है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन राम भक्त के बाद में राम के वो काल्पनिक कहना, राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को गठबंधन में शामिल करना, तो ये दोगला। मुझे तो अनिल जी एक बात समझ में नहीं आती है कि राजनीति में भगवान जी कहाँ से आ जाते हैं, क्यों भगवान राम को ले आते हैं, क्यों माता सीता आ जाती हैं, क्यों हम उनको काल्पनिक बता रहे हैं, किसी को टेस्ट ट्यूब बेबी बता रहे, क्यों आप यदि पूछते हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस भी पूछती होगी, यहाँ सभी लोग जो हम बैठे हैं वो सब लोग भगवान राम और माता सीता को मुद्दे और नहीं है क्या? क्यों ये कहाँ से शुरुआत हुई? मैं तो बहुत डीपली नहीं जाना चाहती हूँ, पर ये बातें सुन के मुझे मजबूर होना पड़ रहा है कि इलेक्शन क्या भगवान राम पर होता है क्या? सब घर से माथा टेक के ही निकलते होंगे। मुझे लगता है कांग्रेस भी, बीजेपी भी, समाजवादी पार्टी भी, आम आदमी पार्टी भी, जो जिसको पूछ रहा है वो माथा टेक के निकल, सब सनातन धर्म के ही बैठे। फिर क्यों इतना बंटवारा और भेदभाव की बात, क्यों इस तरह की बातें? ये बात आपने जो कही, अभी आप कह रहे थे कि राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, दूसरी जगह कुछ और करते हैं, ये राहुल गांधी को देखना है कि उन्हें क्या करना है। ये कांग्रेस के लिए चिंतन मंथन का विषय है कि भैया आप यदि जोड़ रहे हो हाथ तो हाथ जोड़ लो, या आप उनके बीच जो जैसे जिसके बीच में है वो वैसा दिखावा कर रहा है, बता रहा है, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक देखना है। वोट बैंक की आड़ में ही तो ये चीजें हमें देखनी पड़ रही है ना। लेकिन मुझे लगता है ढोंग या नौटंकी करने की जरूरत नहीं। हाँ मयंक जी बोलिएगा, मैं उन्हीं की बात पे से बोल रही। 1 मिनट अनिल जी, 1 मिनट। हाँ बोलिए, अच्छा बोलिए, जल्दी से बोलिए, रीना जी आ रही हूँ। मैं सिर्फ आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये सब जो है वो अल्पसंख्यकों के वोट हमें मिले, अल्पसंख्यकों के मस्जिद से फतवे जारी हों, अल्पसंख्यकों के वोट मिलने के लालच में ये सब गलतियां कांग्रेस से हो रही हैं। वोट मिलने के कारण मोदी जी मजाज पे चादर चढ़ाते हैं। क्या आप इससे जुटला सकोगे इस बात को कि मोदी जी ने अब चादर नहीं चढ़ाई? मैं ऐसे वीडियो सभी धर्मों का स्वागत कर रहे हैं हम भी सभी का स्वागत कर रहे हैं। अगर ये चीज हम कर देते हैं तो हम लोग सेकुलर नहीं, हम एक धर्म के हो गए। लेकिन अगर ये चीज आप करते हो तो आप लोग सेकुलर हो, आप सभी लोगों का, अभी सभी धर्मों का सम्मान करते हो। इस तरीके की दोहरी राजनीति, दोहरा चरित्र राजनीति के लिए ठीक नहीं है। गोयल साहब, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरे आदरणीय हैं, आप मेरे बड़े हैं, आप हमारे क्षेत्र के पुराने नेता रहे हो। मैं आप समझा करो इस चीज को कि इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, दोहरा चरित्र ठीक नहीं है आपके लिए। ये आप ये एक्सेप्ट करिए। आप ये चीज कर रहे हैं तो आप ये हो क्या कि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान कर रही है। यही काम कांग्रेस तो कह रहे हैं कि आप मुसलमानों की राजनीति कर रहे हो, आप सनातन की राजनीति। ये दोहरा राजनीति में नहीं है गोयल साहब। मयंक जी आप बात को, हम सभी धर्मों का स्वागत करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस का दोहरा चरित्र है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हमें सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं, मस्जिदों से फतवे कांग्रेस जारी कराती है। अल्पसंख्यकों के वोट मिले इसलिए हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं के समर्थन का, हिंदुओं के धर्म का विरोध करना। बताइए सीता माता को भी कौन बोलता है? मुझे इसका जवाब दीजिए, मुझे इसका जवाब दीजिए कि नरेश अग्रवाल जिन्होंने भगवान विष्णु को, भगवान हनुमान जी को, हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये राजनीतिक दलों की गलती नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ कहना चाहिए मुझे कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम ऐसी राजनीति को देख रहे हैं, ऐसे दिग्गजों को देख रहे हैं जो अच्छे अच्छे पद पे बैठ के, जिनका आशीर्वाद लेके जिस पद पे बैठे हैं, उन्हीं
उन्हीं का आज एक अनादर करते दिखते हैं। तो ये एक मौके पे कहते हैं ना कि समय दिखाता है, धीरे धीरे चीजें आएंगी, अभी तो जिसकी जो चल रही है वो चल ही रही है। हाँ रीना जी बोलिए, कुछ कहना चाह रही है। देखिए मैं अभी आपको राखी जी बता ही रही थी कि चुनाव देश में होना चाहिए काम पर, रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, या देशवासियों के सम्मान का, उनके मौलिक अधिकारों का जो उनको संविधान में दिए गए हैं, उस बात पर हर राजनीतिक दल को काम करना चाहिए। मगर आप देखिए प्रवक्ता जी हैं जो बीजेपी के अच्छे बुजुर्ग हैं, मगर कहाँ है उनका वो। आज आप भारतीय जनता पार्टी कोई मंदिर गया दूसरी पार्टी का तो उसका बखेड़ा करा कर देती है। अगर सुंदरकांड कराया तो अब चुनाव आ रहा है तो इन्हें सुंदरकांड। भाई आप भी तो जब चुनाव आता है तभी भागवत कराते हैं, तभी सब कुछ करवाते हैं, तभी आपको राम याद आते हैं, तभी आपको। अभी चुनाव प्रचार चल रहे थे, हर जगह भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव प्रचार के वाहनों में गाने चल रहे थे वो रामचंद्र जी पर थे, और जैसे ही विजय वो निकला रथ उनका, उसमें सब राम जी के गाने गायब और बढ़िया डिस्को बजने लग गए। तो ये हैं ये राम के उपासक। आप गाय की बात करते हैं और गौ माता सड़क पर ऐसे ही लावारिस पड़ी रहती हैं, चोटें लग जाती हैं उनकी वाहनों से, मगर तब इनके गौ रक्षक उनको कायदे से एक जगह, अभी आपने देखा होगा बैरसिया में गौ रक्षा केंद्र में कितनी गौ माताएं मर गईं, शव उनके सड़ गए और बदबू आ रही, ना उनके खाने की व्यवस्था, वहीं जीवित गाय हैं और वहीं मृत गायों के शव पड़े हैं। तो ये है ये धर्म के उपासक। आप जहां राजनीति की बात आएगी तो वहां ये राम पूजेंगे, मगर उसके बाद निकलते ही समय निकल गया तो राम जी चले जाते हैं वनवास को। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये है कि हम देश में बात कर रहे हैं, देशवासियों के लिए, संविधान के लिए, देशवासियों के जो हमारे संविधान है उसने जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं हम उन पे बात करें, उन चीज पर राजनीति करें। हम भगवान को ले आते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम उनका कितना अपमान कर रहे हैं। जिसने हमें बनाया हम उसको बनाने की बात कर रहे हैं। हमारी क्या बिसात कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। ठीक है रीना जी, चलिए बीच में रोकूंगी। अनिल जी 1 मिनट आ रही बनाएंगे। ठीक है, तो राम के आगे हम सब नतमस्तक हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। ठीक है, राम सबके हैं। चलिए ये बात इसलिए निकली, नहीं लगा उस पे, ये बात इसलिए निकली क्योंकि बात स्टेटमेंट्स की हो रही थी, बात स्टेटमेंट्स की हो रही थी, सनातन की हो रही थी, तो ये बात राम मंदिर तक, राम नाम पर तक पहुंच गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना बोलने के बावजूद क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि इस पर गंभीरता से जो राजनीतिक दल हैं, जो दिग्गज हैं, वो सोचेंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा, जब स्टालिन ने कहा था तब बहुत दिन तक ये चीज़ें चली, बहुत विवाद हुआ, बहुत चर्चा हुआ क्या, फिर वो तमाम चीज़ें यहाँ आ गई। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा समझिए, और इलेक्शन है तो मैं तो बोलूंगी कि यदि इलेक्शन को टारगेट करने के लिए ही सनातन की और तमाम चीज़ों की बात करते हैं, वोट बैंक की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, तो फिर 2024 तक थोड़ा सा मुंह पे कंट्रोल रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो निश्चित तौर पर ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पे जो तस्वीरें हैं वो बहुत अलग देश की राजनीति में देखने को मिल रही है। सुनील त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। आपकी आवाज राखी जी कुछ घबरा रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज? कुछ कहना चाह रहे थे आप, बीच में बोलिए। मैं राखी जी कहना चाह रहा था, अगर मुझे मौका दें तो मैं कहूँ, अगर किसी वक्तव्य लेना चाह रही नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। राखी जी, मैं बड़े निवेदन साथ प्रमोद कृष्ण जी से कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा, आपको सत्य लगे आप उसके साथ आ जाइए, ज्यादा ठीक है। और मैं काफी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है सुनील जी, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, जैसा शुरुआत में आ रहा था, बाद में ठीक हुआ था। अब आई नहीं आ रही है? हाँ बोलिए। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। बोलिए। आ रही आवाज? नहीं आ रही राखी जी? हाँ बोलिए, आप आइए, कभी कोई नॉइस आएगा, डिस्टरबेंस आएगा, मैं बता दूंगी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे सस्ती लोकप्रियता सनातनियों गाली दे के ही मिलती है लोगों को। ये राजनेताओं का एकदम धर्म बन गया है, कुछ राजनेताओं का। और जब चुनाव आता है तो उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता है। 5 साल आप विपक्ष में कहाँ रहते हो? न आपको जनता की याद आती है, न महंगाई की याद आती है, न जनता की समस्याओं की याद आती है। जब चुनाव आता है तो कुर्सी आपको पानी है या जनता का हृदय पाना है, ये देश की जनता सब समझ रही है।
और यही कारण है कि चुनाव के समय जो मेधा की तरह नेता निकल के आते हैं उनको पराजय का सामना करना पड़ता है। और ज्यादातर राखी जी आप देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे अन्य स्टेट में देख लीजिए, चुनाव खत्म होने के बाद फिर कोई राजनीतिक दल दिखाई नहीं पड़ा जनता के साथ में। जनता ठगी हुई महसूस करती है। और भारतीय जनता पार्टी में कहना चाह रहा हूं कि जो कभी स्थिति कांग्रेस हुआ करती थी, डोर टू डोर, बूथ टू बूथ, आज कांग्रेस से पूरा जनाधार खत्म हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने वही रवैया अपना लिया है। आज बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक गांव ग्रामीण अंचलों तक हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। होता ये कि चुनाव खत्म होता है तो ईवीएम पर होना आ जाएगा कि अभी ईवीएम ऐसी है। तो ऐसे कई चीजें हैं जो कांग्रेस के लिए, विपक्षियों के लिए 24 के चुनाव में भी एक चुनौती है। राखी जी ठीक है, चलिए आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लगता है धर्म से, गौमूत्र से, स्टेट से कंपेयर करने से, कह देने से, माफी मांग लेने से और सीधा सीधा जो एक निशाना है वो कांग्रेस पे आ जाने से, क्या इन्हें किस चीज़ के सबक की ज़रूरत है? अभी क्या और कुछ बचा है या स्टेटमेंट्स ऐसे चलते रहेंगे? इसका कितना प्रभाव 24 पे पड़ेगा? कितने आत्ममंथन की ज़रूरत कांग्रेस को है? देखिए राखी जी, पहले भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सेल्फ गोल कर लिया था पहले भी। मणिशंकर अय्यर हों या अन्य भी लोग हों, जो भी नेता हैं, आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जो अक्सर ऐसे बयानों के चलते जो कांग्रेस को असमंजस में डाल देते हैं। सवाल ये नहीं कि कांग्रेस के पास वोट बैंक नहीं है, कांग्रेस मास बेस पार्टी है और अभी चुनाव में देखिए तो ऐसा नहीं है कि उनको वोट नहीं मिला है। एक तरफा जीत तो हुई है, जीत तो उसमें मान लिया जाता है जिसके पास विधायक ज़्यादा हो तो जीता हुआ उसकी सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि वोट उनको नहीं मिल रहा। एक सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक राम को लेकर के बात है, जब भी कांग्रेस राम के उस टेरिटरी में घुसना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी सफाई से उसको बाहर कर देती है, सनातन के नाम पर या जनेऊ पहन लिए इनके नाम पर। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को, हो सकता है कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको गंभीरता से समझ भी रहा हो, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके इस रणनीति का को किस तरह से वो ले। दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए अलायंस पूरे देश में है, आप ये समझिए, आप मानिए कि डीएमके ने कहा बिल्कुल उसको बाहर कर देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को अलायंस से, या कांग्रेस पार्टी को उस अलायंस में रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये बताइए कि संजय निषाद जो हैं, आप समझिए निषाद पार्टी के, जब उन्होंने बयान दिया तो क्या इन्होंने बाहर कर दिया? देखिए दोहरी बात नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है कि उन्होंने बयान दिया, बिल्कुल एकदम आप समझिए कि कितना आपत्तिजनक है। और पूरे सनातन धर्म के ऊपर अगर इस तरह की बात है तो एक बहुत बड़े हिंदू समुदाय जो पूरा एक आत्मा है इस देश की, उसके ऊपर उन्होंने कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यही काम तो उनकी पार्टी के, उनके अलायंस में लोग कर रहे हैं, तो उनको भी एक तरह से सबक सिखाने की ज़रूरत किसको है? भारतीय जनता पार्टी को। ये बात सच है कि 2024 में चुनाव है और इस तरह के बयान लगातार आते रहेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। उन दलों को नहीं होगा जो क्षेत्रीय राजनीति करते हैं, जो उत्तर दक्षिण की राजनीति करते हैं, उन दलों को उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो कांग्रेस पार्टी को होगा। तो कांग्रेस पार्टी को समझना होगा। दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी इस हैसियत में नहीं है कि डीएमके को बोल सके कि आप ऐसा बयान क्यों देते हो। भाई कैसे कह सकते हैं? वो अलग दल है, ये अलग दल है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ जब अलायंस नहीं हुआ तो बाकी घटक दल नाराज हो गए। तो कहने का मतलब एक गठबंधन है, एक समझौता है इनका। पार्टियों का अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपना तरीका है। आप उनको वहाँ जीतने के लिए अगर वही बयान जो है फायदे में है तो वो बयान दे देंगे। उनको तो वहाँ से जीतना है ना, उनको उत्तर भारत से नहीं जीतना है डीएमके को। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसको बड़ी ही सफाई से, बड़ी समझदारी से कांग्रेस को ये करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से इस तरह के जब बयान होते हैं तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी सेंटर में आ जाते हैं और उन्हीं पर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है, जबकि बयान किसी और ने दिया। तो मेरा ये कहना राखी जी कि सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और राजनीतिक दलों को बड़े संवेदनशीलता के साथ लेने की ज़रूरत है। आप भी कोई मौका, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं छोड़ती है कि ऐसे बयानों को और न बढ़ाएं। बिल्कुल उसको मौका मिलता है तो उसको लपक लेती है। तो कहने का मतलब है कि सारे दलों को सोचने की ज़रूरत है और ऐसे बयान न आए
कि किसी को किसी वर्ग विशेष, समुदाय या समाज को आहत होना पड़े, इस पर विचार करने की जरूरत। चलिए, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस थोड़े समय बाद, या अदरवाइज मत लीजिएगा मयंक जी, लेकिन जिस तरह से चर्चा हो रही है या जिस तरह से अभी कहा ना आरपी श्रीवास्तव जी ने कि पूरे के पूरे सेंटर पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी आ जाता है, तो मुझे लगता है शायद ये वो भी सोचने लगे होंगे ऐसे स्टेटमेंट सुनने के बाद कि क्या बिगाड़ा है इन लोगों का, हमको क्यों, हम ऐसा बोलते ये हैं, टारगेट पे हम आते हैं, हम साबित कैसे करें इस देश की जनता को कि भैया हम भी सनातनी हैं। तो मेरे को लगता है ये बड़ा एक चिंतन मंथन का विषय हो गया है। खैर, समय भी हो गया है, क्योंकि अनिल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत जल्दी से बोलिएगा क्योंकि समय हो गया। चाहता हूं कि ये भी मेरे प्रवक्ता ने कहा था कि हम सिर्फ चुनाव में भगवान राम को याद करते हैं। हमने तो सन 1988-89 में भी राम रथ यात्रा निकाली थी, और राम रथ यात्रा निकालने में इनके सहयोगी लालू प्रसाद यादव, जो आज इनके सहयोगी हैं, उन्होंने माननीय आडवाणी जो गिरफ्तार करा था, और उसके बाद में हमने सरकार को तिलांजलि दी थी। हम निश्चित तौर पर भगवान राम हमारे हृदय में बसे नहीं, भगवान राम को हम पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, हमारे आराध्य हैं। आप मानते होंगे, आपके हृदय नहीं सब जगह बसे, पूरे देश की जनता ने मान लिया अनिल जी, पूरे देश ने मान लिया कि कहाँ बसे हैं। हाँ मयंक जी, ठीक है, रीना जी, मयंक जी जल्दी से बोलिए। रीना जी वो कुछ कहना चाह रहे, समय हो गया, हाँ जल्दी से बोलिए। अनिल जी प्लीज रुक जाइए। इस देश के लिए चलिए, समय भी हो गया है, ठीक है, समय हो गया है, देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। जो मैसेज जाना था वो इस चर्चा के माध्यम से पहुंच चुका है। आत्ममंथन करने की जरूरत है, करिए, बाकी जिन्होंने जो किया है उनको थोड़ी बुद्धि होगी तो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।